नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार के लिए एक बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। बिहार के हक में क्या फैसला हो पाएगा, देखना होगा। नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस बड़े झटके के बाद सरकार क्या करती है, सरकार का क्या फैसला होता है, वो देखना होगा। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आज अगर हम बात करें बिहार की, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, महागठबंधन की जब सरकार थी, तो जातीय आधारित गणना कराई गई। कास्ट सर्वे कराया गया, उसके बाद आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब उस फैसले को चुनौती देने के लिए जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए गए फैसले पर स्टे लगाने से मना कर दिया है, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला ही अभी सर्वमान्य रहेगा। अब अगली सुनवाई सितंबर में होनी है। अब ऐसे में सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर खुद की पीठ थपथपा रही थी, अब उसे तो एक बड़ा झटका लगा है ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है और अगर हाई कोर्ट ने इनके फैसले पर रोक लगा दी थी, चूंकि कैप तो लगाए हुए है सुप्रीम कोर्ट ना कि हुँ, आप 50% से ऊपर का दायरा नहीं रख सकते। और जिन राज्यों ने भी 50% का ऊपर का दायरा रखा है, हुँ, उसके लिए बजाबते उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रमाण कि हमने कैसे इसका सर्वे कराया, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर इतने परसेंट हमारे यहाँ ओबीसी हैं, इतने परसेंट हमारे यहाँ दलित महादलित हैं, तो उसका एक अपना उन्होंने आंकड़ा रखा है और उस आंकड़े पर मुहर कोट लगाई कि हाँ, इनके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सही हैं और ठीक से इन्होंने सर्वे कराया। तो साइंटिफिक डेटा अगर बिहार सरकार के पास भी है और सितंबर में सुनवाई होनी है, तो फिर एक बार सरकार रिव्यू में जाएगी। आपने देखा होगा अभी विधानसभा सत्र में भी इस बात को लेकर के काफी हंगामा हुआ था और यहाँ तक लोगों ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसको नहीं मानती है या हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही कंटिन्यू करती है, तो आप इसको 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए आप प्रयास करें। क्योंकि कुछ राज्य हैं जिनकी आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है, तो उसको 9th शेड्यूल में डाला गया और 9th शेड्यूल में डालने के बाद हालांकि अब तो ये भी हो गया कि इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी समीक्षा कर सकती है, लेकिन 9th शेड्यूल में डालने के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक न लगाए। इसको लेकर के भी मॉनसून सत्र में लोगों ने काफी ये किया और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जा ही गया कि हाई कोर्ट के ही ऑर्डर को वो कंटिन्यू कर दी सुप्रीम कोर्ट की नहीं वो ठीक है। अब रह गई बात कि फिर अगली सुनवाई सितंबर में क्या फैसला लेती है, किस तरह से ये साइंटिफिक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी बात कि विजय कुमार चौधरी जो इनके संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी था कि 9th शेड्यूल में भी डालने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। अब प्रस्ताव मानना नहीं मानना तो ये तो केंद्र का पार्ट है, केंद्र सरकार इनके प्रस्ताव को मानती है नहीं मानती है, क्योंकि सारी सरकारें राज्य की सरकार हर चीज को अगर 9th शेड्यूल में डलवाने के लिए दबाव बनाएगी, तो क्या उसके लिए वो परिस्थितियां अनुकूल है नहीं है, बिहार डिजर्व करता है नहीं करता है। तो हाँ, सरकार के सामने तो एक चुनौती है, जिस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने सदन में बड़ी ही साफ गोई से कहा कि हमने तो सब कुछ कर दिया, हमने देखा, हमने एक सर्वे करवा दिया, सामाजिक आर्थिक सर्वे। और ये बात भी सच है कि राज्य सरकार ने अपने साधन से सर्वे तो कराया, सर्वे कराने के बाद जो इनके पास डेटा आए, जो आंकड़े आए, इसके आधार पर इन्होंने रिजर्वेशन के दायरे को 65% कर दिया। ये भी सच्चाई है। लेकिन अगर कोर्ट किसी चीज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके उसको स्टे कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे करती है, तो फिर एक रिव्यू पिटिशन सरकार में लोग डालते हैं या कोर्ट में डालते हैं। देखना होगा कि सितंबर में क्या फैसला फिर आता है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार देखिए, इसमें क्या है कि बिहार की राजनीति को आप समझते हैं। बिहार में अब तक का जो इतिहास रहा है, यहाँ वोट जाति के नाम पर पड़ते हैं। ये बात भी सही है, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, वो सामाजिक ताना बाना अ, जाति के इर्द गिर्द तो घूमती है, लेकिन हर चीज का एक पीरियड होता है।
अब जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जिसको रोजगार चाहिए, गरीब हैं उनको पलायन से मुक्ति चाहिए। प्रशांत किशोर इसी बिंदु पर तो लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। धीरे धीरे आपने देखा कि कल किस तरह से कई लोग शामिल हुए उनके यहाँ। तो लगता तो है कि अब वो जो जातीय जकड़न है उससे अब नई पीढ़ी निकलने के लिए छटपटा रही। तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि हाँ सब कुछ जातीय सीमा और जातीय बंधन के तहत ही निर्णायक होगा, लेकिन हाँ जाति एक सच्चाई है और जाति के खांचे में फिट बैठते हैं जो उनके जातीय नेता होते हैं, और नहीं तो फिर जनता भी अपने को मानती है कि हाँ चलिए हम उनको वोट करेंगे। जी, इन जातियों को जो आरक्षण बढ़ाया गया, अब तो वो आरक्षण उतना है नहीं, तो इसका बाउंस बैक भी तो करेगा ना, एक रिफ्लेक्ट करेगा सरकार पे, हिट करेगा कि आपने बढ़ाया तो फिर छीन गया। वो तो इतना समझेंगे नहीं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए उनके समझने और नहीं समझने से जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन का जो बॉडी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो तो अपना काम नहीं ना रोक देगा कि जनता के बीच में सरकार को कितना घाटा होगा। कि सरकार को भी पता था ना, सब सारी सरकारों को पता है कि 50% का कैप लगाया हुआ है। मराठा को लेकर के भी आंदोलन हुआ और जब कोर्ट ने रोक लगा दिया तो कहाँ कुछ कर पाए। जाटों ने आरक्षण को लेकर के किया था, सरकार तो सीमा बढ़ा दी थी। तो वोट के हिसाब से आंध्रा में भी हुआ था, मुस्लिम का आरक्षण की सीमा 5% कर दी गई थी जो 51% पहुंच गया था, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो सरकार ठीक है वो जातीय गणित के हिसाब से, वोट की राजनीति के हिसाब से निर्णय लेती है, लेकिन सरकार के हर निर्णय को कोर्ट मान ले ये कोई जरूरी नहीं। अब इसमें सरकार को फायदा हो घाटा हो अलग पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो इंटरप्रेट कोर्ट ही करती है। वो भी कहती है कि नहीं हम चीजों को देखेंगे, और सरकार अभी कहाँ बैकफुट पर आई, कही कि ठीक है फिर हम साइंटिफिक आंकड़ा लेकर के जाएंगे, रिव्यू पिटीशन डालेंगे, उसमें फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि अगर आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया है तो उस दायरा बढ़ाने के पीछे हमारे क्या तर्क हैं, हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग जो कहीं ना कहीं से पिछड़ गए हैं इनको मुख्य धारा में हम लाएंगे। तो सामाजिक आर्थिक जो दो आधार बनाया गया है, इसके साइंटिफिक आंकड़े सरकार प्रस्तुत करेगी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर क्या निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है देखना है, सितंबर के महीने में क्या होता है, फिलहाल तो इंतजार करना होगा। लेकिन एक खबर निकल के आई पिछले दिनों विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, मैं खुद वहां मौजूद था। बीमा भारती मिलने गई थी नीतीश कुमार से, पूर्व विधायक हैं, आरजेडी में शामिल हैं। आज तो जब सुनील सिंह का सम्मान समारोह हो रहा था, पार्टी में गुलाब के फूल बरसाए जाते, वो वहां मौजूद थी। लगता है कि बीमा भारती फिर वापस बैक टू पवेलियन होंगी, या और नीतीश कुमार लेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे, मानने वाली बात है, चर्चा हो रही है। देखिए राजनीति में अब कोई किसी से ये अछूत नहीं रह गया है कि उनको नहीं लेंगे या उन्होंने बगावत कर दिया या वो इनके मन के खिलाफ वोट कर दी या किस तरह से उनको लाया गया, या और लोकसभा का चुनाव लड़ी, विधानसभा का चुनाव लड़ी, कुछ नहीं। अगर लगेगा नीतीश कुमार जी को कि अति पिछड़ा समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, अगर बीमा भारती को फिर हम अपने साथ ले लेते हैं तो ले सकते हैं नीतीश कुमार। अगर लगेगा कि नहीं कलाधर मंडल जैसे और नेता हैं जिनको मैं मजबूत करके खड़ा कर लूंगा, या बीमा भारती का कोई पैरेलल नेता मैं उसी समाज से खड़ा कर लूंगा, तो नहीं भी ले सकते। हालांकि बीमा भारती से पूछा गया तो उन्होंने कही कि मैं आवास को लेकर के मिलने गई। ठीक है वो क्या उद्देश्य था राजनीति में, तो हाँ लोग बोलते कुछ है और उसके मायने कुछ और होते हैं। तो 25 के चुनाव में हो सकता है कि आते आते बीमा भारती फिर एक बार नीतीश कुमार के करीब हो जाए। अब आपने देखा कि शंकर सिंह कैसे निर्दलीय जीत करके भी नीतीश कुमार से मिलने गए। तो अब कोई किसी से ये नहीं है कि हम यहीं रहेंगे। दलीय निष्ठा और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता इससे ज्यादा जरूरी है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। जो पार्टियां होती हैं वो भी उन्हीं पर दांव लगाती है जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं, और जो कैंडिडेट भी होते हैं उनको भी लगता है कि हमारा कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा है। अगर हम नीतीश कुमार के साथ रह करके ही फिर चुनाव जीत सकते हैं तो क्या लगता है कि बीमा भारती आरजेडी में बहुत दिन तक तो नहीं रहेगी, वो यहाँ चली आएंगी। अगर उनको लगता है कि नहीं हम नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के भी आरजेडी के सपोर्ट से हम वहाँ
चुनाव जीत सकते हैं, तो हो सकता है कि वो आरजेडी में ही रहें। तो जीतने वाले और टिकट देने वाले दोनों का अगर कॉम्बिनेशन फिट बैठता है तो राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा जैसी चीज अब कोई राजनीति में नहीं रही। सुनील सिंह को भी लगता है कि ग्रह गोचर जो है वो काफी मंडराया हुआ है, ग्रह गोचर उनका खत्म नहीं हो रहा है। विस्कुमान भी हाथ से निकल गया, विस्कुमान भवन पर लंबे समय तक वो वहां रहे, अध्यक्ष रहे और सदस्यता भी चली गई। लगता है सुनील सिंह की जो पॉलिटिकल गाड़ी है, जो पटरी से उतर गई है, ये वापस फिर पटरी पर चढ़ेगी या बीच में समय लगेगा? देखिए, राजनीति में तो कब किसकी गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, कब उतर जाएगी, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी तत्काल तो बिस्कोमान एक बड़ी जिम्मेवारी इनको मिला हुआ था, उससे इनको हटा दिया गया। चुनौती रहेगी एमएलसी, वापस। हाँ बिल्कुल, एमएलसी की इनकी सदस्यता चली गई। अब वही देखिए विडंबना कि कारी सोहैब जो है वो कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई या उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया, तो कारी सोहैब की सदस्यता बच गई। 2 दिन के लिए सुनील सिंह सस्पेंड। को, हाँ सुनील सिंह को 2 दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया है कि अगले सत्र में केवल वो 2 दिन भाग नहीं लेंगे। लेकिन वही सुनील सिंह अड़े रहे, तो 4-4 बार बुलाने के बाद भी जब वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिपिंग जब वहां मौजूद था और ये कहे कि नहीं हम क्यों माफी मांगे, हमने कौन सी गलती कर दी है। संसदीय लोकतंत्र में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो एथिक्स कमेटी जिसको हम लोग आचार समिति भी कहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये विपक्ष के मुख्य सचेतक के तौर पर थे, ये जिम्मेवार पद पर बैठे हुए थे और जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं से अगर ये निर्णय लिया गया सुनील सिंह के खिलाफ, तो मैं मानता हूं कि ये निर्णय एथिक्स कमेटी का निर्णय था और उस कमेटी के निर्णय के तहत इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। पार्लियामेंट में भी इस तरह की कमेटी और उसमें भी निर्णय लिया गया था, तो महुआ मोइत्रा कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली कि नहीं, अगर आपने अपने आचरण से संसदीय मर्यादा को प्रभावित किया है तो आपको हम राहत नहीं देंगे। हालांकि बाद में महुआ मोइत्रा फिर से पार्लियामेंट में चुनाव जीत करके चली गई। तो सुनील सिंह कल क्या करेंगे, कल पार्टी उनको कौन सा दायित्व दे देगी, अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव है, जिम्मेवारी देगी या फिर से एक बार उनको विधान परिषद में चुन करके जाने का मौका देगी। वो तो पार्टी 26 अगर तक चाहेगी तो सुनील सिंह को कोई भी मौका दे सकती है। परिषद में तो लगता है कि ये डिस्क्वालीफाई हुए तो 26 तक वो नहीं जा सकता, जो जानकारी है, क्योंकि इनका टेन्योर 26 तक का है, 2 साल का बाकी है। हाँ, वहां तक तो ये नहीं ही जा सकते हैं, वो तो चूंकि अभी इनका 2 साल कार्यकाल बचा हुआ था ना, इनका तो 26 तक कार्यकाल था, 20 से 26 तक। लेकिन होता क्या है कि मुख्यमंत्री जी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति और सुनील सिंह एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, तो कम से कम पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को संसदीय कार्य प्रणाली की जानकारी तो जरूर होगी। उनके समझ को लेकर के कोई सवाल कैसे खड़ा कर सकता है कि उनको पता नहीं होगा कि कहाँ हमें कौन से आचरण करनी है। और अगर मामला भीष्म साहनी ने अगर कंप्लेन ही कर दिया है तो आचार समिति के सामने पेश होकर के हम अपना पक्ष रखेंगे। तो इन्होंने तो शायद बार बार बुलाने के बाद भी वहां नहीं गए, अपना पक्ष नहीं रखे, हवाला देते रहे कि हम कहीं लोकसभा के चुनाव की जिम्मेवारी दे दी गई थी और मैं उस कार्य में व्यस्त था, इस वजह से शामिल नहीं। खैर कारण जो रहा हो, लेकिन उस टाइम फ्रेम में जब अपने पक्ष को यह नहीं रख सके तो सदस्यता से तो हाथ इनको धोनी पड़ी। कल क्या होगा, कल ये राजनीति के शिखर पर होंगे नहीं होंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन तत्काल सुनील सिंह जिसके लिए आप कह रहे हैं कि तो ऐसा हुआ कि ये दोनों जिम्मेवारी से ये मुक्त कर दिए गए, सदस्य भी अब नहीं रहे विधान परिषद के और विस्कोमान की भी जो जिम्मेवारी थी उससे भी ये मुक्त कर दिए गए। तो एक बड़ा झटका तो सुनील सिंह के लिए है। तो सुनील सिंह के लिए एक बड़ा झटका भी है और देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या था। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ थे, जाने माने बिहार के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने अपने नजरिए से बताया है, बिहार के पॉलिटिकल चश्मे से बताया है क्या हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।